नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। भोपाल सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और जंग पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा के बीच है। दिग्विजय सिंह पहले से ही प्रज्ञा ठाकुर पर हमलावर नहीं है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने शुरुआत से ही तीखी बयानबाजी के बाद नरम रुख अख्तियार कर लिया है। तो क्या भोपाल सीट पर शांतिपूर्ण संग्राम होने वाला है? शायद नहीं। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा ने दाखिल किया नामांकन, नहीं हुआ शक्ति प्रदर्शन, मौन व्रत से जुबान पर लगाम, शांति से होगा भोपाल का संग्राम। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सियासत में एंट्री हो चुकी हो, उसे भोपाल जैसी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट से उम्मीदवार बनाया गया हो और नामांकन का मौका हो, तब ऐसी शांति किस बात की ओर इशारा करती है? वो भी ऐसा तब जबकि साध्वी का मुकाबला उनके धुर विरोधी दिग्विजय सिंह से हो, जिन पर वो हमेशा निशाना साधती रही हैं। ऐसे में मौन व्रत रखकर नामांकन करना कई बातों की ओर इशारा करता है। इससे पहले चाहे साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी ज्वाइन की हो और फिर उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ हो, वो लगातार मुखर रही और उन्होंने शहीद हेमंत करकरे पर भी निशाना साधने से भी गुरेज नहीं किया। लेकिन उनकी आक्रामकता ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया और इसे शहीद के अपमान के तौर पर देखा जाने लगा और इस पर सियासी संग्राम भी मच गया, जिसके बाद साध्वी को संघ से समझाइश दी गई। इधर साध्वी के राइवल यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भी संयम बरते हुए हैं। उन्होंने मंझे हुए राजनेता की तरह साध्वी का भोपाल में स्वागत किया और अब तक उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और वो विजन डॉक्यूमेंट के जरिए भोपाल के विकास की बात कर रही हैं। जब लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी बनी थी तो उनको लगा था कि विकास के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए मैं इस तरह की कोई बयानबाजी करूंगी, बदले में कांग्रेस उसका जवाब देगी तो निश्चित तौर पे एक कोई भी बखेड़ा खड़ा होगा और मुद्दों से जनता का ध्यान भटकेगा और चुनाव को जिस मुद्दों पे वो ले जाना चाहती थी उस मुद्दों पे चुनाव को ले जाए। हम भाजपा की इस रणनीति को समझते हैं, इस चालबाजी को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी दुष्प्रचार करे, उनके प्रत्याशी कितना भी दुष्प्रचार करे, दिग्विजय सिंह जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मैं सिर्फ विकास के मुद्दों पर जवाब दूंगा, विकास के मुद्दों की बात करूंगा, किसी भी तरह के विवादास्पद आरोपों का कोई जवाब नहीं दूंगा। देखिए, कोई भी चुनाव हो कोई एक मुद्दे पर नहीं होता, हर एक मुद्दे पर चुनाव होता है। मुद्दा कोई भी हो, अनुपात कम ज्यादा हो सकता है और हर मुद्दा दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ है। चाहे विकास का मुद्दा हो, क्योंकि बंटाढार के रूप में इस देश दुनिया में वही जाने जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, उसको दांव पर लगाकर चोट पहुंचाने वाले दिग्विजय सिंह जी ही जाने जाते हैं। इसलिए हर एक मुद्दा उनके खिलाफ है। अनुपात कम ज्यादा किसी मुद्दे का हो सकता है, लेकिन बात यही है। तो शायद बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है कि जोश जोश में बात बिगड़ सकती है और खामोश रहकर राजा साहब को उन्हीं की चाल से मात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो क्या वाकई शांति से संग्राम होने वाला है या फिर ये तूफान से पहले की शांति है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी, स्वागत सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी, बहुत स्वागत ओरछा साहब। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत सूर्यकांत जी आपका भी। तो शुरुआत सबसे पहले मुझे लगता है बीजेपी से ही करनी चाहिए। आरोप है कि मुद्दों को भटकाने की जो कोशिश है वो हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आप मुद्दों से हटना चाहते हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो बीजेपी से ही मेरा सवाल है, आप लोग जो मुद्दों को भटकाने की कवायद कर रहे हैं, क्या वाकई ये जो अपने कैंडिडेट उतारा है साध्वी प्रज्ञा के रूप में, विकास के मुद्दे पर नहीं बात करनी है इसलिए उतारा है? आरोप तो यही है सलूजा साहब के। जब विकास के रेशियो को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की प्रारंभिक तैयारी में ही अपनी विकास की रूपरेखा को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह जी चुनाव मैदान में आए जी, तो एक बहुत पुराना हिसाब किताब, एक बेटी जिसने इस देश पर लगने वाले एक बड़े कलंक को बचाने के लिए 9 साल तक यातनाओं को सहा है, वो बेटी न्याय मांग रही और उसने इच्छा जाहिर की कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हूं। पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया, चूंकि हमला केवल साध्वी प्रज्ञा जी पर नहीं था, जो आरोप लगाए गए थे वो साध्वी प्रज्ञा जी पर नहीं थे। अगर वो आरोप साबित हो जाते तो पूरे देश पर एक भगवा आतंकवाद
हिंदुस्तान के ऊपर एक आतंकवादी मुल्क की छवि बनती। उसका जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे वो सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए साध्वी जी ने अपने प्रारंभिक कथन में स्पष्ट कर दिया था कि हम राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि और उस राष्ट्र की समृद्धि के साथ उसका विकास, लेकिन इसके पीछे आप सोचें कि सुरक्षा के बिना कोई विकास हो सकता हो इस देश में? आतंकवाद के साथ खड़े होने वाले जाकिर नायक, जो ISIS जिस NIA की रिपोर्ट के आधार पर ये साध्वी प्रज्ञा को संदिग्ध मानते हैं, उसी NIA की रिपोर्ट के अनुसार से जाकिर नायक आज विदेश में भागे हुए हैं, वो ISIS की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। उनका वीडियो आज पूरे चर्चित है, वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। लोग सुन रहे हैं कि कैसे दिग्विजय सिंह जी उन्हें शांति दूत कह रहे हैं। आप अगर ISIS वालों को शांति दूत बोलेंगे और भगवाधारियों को हिंदू आतंकवादी बोलेंगे तो फिर क्या इस मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा? ये देश की अस्मिता का चुनाव है, इसलिए विकास तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो ही रहा है इस देश का, लेकिन जिन लोगों ने देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की सवाल आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या पूछ रही हूँ। बहरहाल अपडेट से रूबरू करा दूं आपको। जिस मामले में उन्होंने कहा था विवादित ढांचे को लेकर और हेमंत करकरे मामले को लेकर, उस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आगे बढ़ जाती हूँ, मैं सिर्फ अपडेट दे रही थी अपने दर्शकों को, अब आगे बढ़ जाती हूँ। उर्षा जी, एक बार फिर से सवाल मेरा यही है, हिंदू जो कैंडिडेट आपकी साध्वी प्रज्ञा है, जिनकी छवि ही हिंदूवादी से जुड़ी हुई है, हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, उनको कैंडिडेट के रूप में भोपाल सीट पर उतारने का मकसद ये था कि आप विकास के मुद्दों पर बात ना करें। और जब से कैंडिडेट उन्हें बनाया गया तब से लेकर आज की तारीख एक विकास का मुद्दा बता दीजिए जिस पर बीजेपी के नेताओं ने बात की हो। देखिए, अभी हमारा दिग्विजय सिंह जी 1.5 महीने से प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं। हमारा प्रत्याशी 4 दिन पुराना है। हम योग्य मतलब यथा समय पर हम अपना विजन, अपना विकास का एजेंडा लेकर के साध्वी प्रज्ञा जी स्वयं मीडिया के सामने आएंगे। विकास है, लेकिन देश उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है वो भी एक मुद्दा है। और हिंदुत्व का मुद्दा साध्वी जी को, देखिए, हिंदुत्व का ब्रांड साध्वी प्रज्ञा जी को कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। हिंदू आतंकवादी के रूप में झूठे आरोप लगाने वाले दिग्विजय सिंह, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को टारगेट किया था। आज उनके ही लगाए हुए आरोप उनके सामने पड़ा, पैराशूट लैंडिंग लानी पड़ी, उनका ही आरोप है, हमने नहीं लगाया। हमने साध्वी प्रज्ञा को पूछ रही हूं ना सर कि आपकी पार्टी में कोई काट नहीं थी दिग्विजय सिंह साहब की, शायद इसलिए आपको हिंदू से जुड़ा हुआ कैंडिडेट लेके आना पड़ा। का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उमा भारती जी ने साफ कहा था कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह जी को हरा सकता है। माननीय आलोक संजर जी स्वयं लोकप्रिय नेता है, तो वो स्वयं हरा सकते थे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी को न्याय और हिंदुस्तान पर लगी हुई हिंदुस्तान पर लगाने वाले आतंकवाद पर जनमत, ये दोनों उद्देश्य थे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, आप मेरा उत्तर लेने के बाद प्रश्न करिए, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है तो उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि इसको क्यों नहीं दिया। इसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है और सभी पक्षों को विचार करते हुए अरे किया सर, ये आप ठीक है, आप इतने मंजे हुए नेता होने के बाद अगर आप लोग इस तरह की बातें करें तो अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों से ये ना पूछा जाए कि आलोक संजर में क्या कमी रह गई थी, 5 साल उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया या किया तो अगर फिर दूसरा कैंडिडेट क्यों लेकर पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कुल मिलाकर आरोप ये थे कि आप विकास पर बात नहीं करने के इच्छुक हैं, इसलिए आपको हिंदू छवि वाली नेता को लाकर यहां से कैंडिडेट बनाना पड़ा। नेता वो भी अभी उनका 6वां दिन है राजनीति में। चलिए आगे बढ़ जाती हूँ, समय लिमिटेड है मेरे पास। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ है, स्वागत एक बार फिर योगेश गुप्ता जी। कांग्रेस से अब ये तो कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह साहब जब बोलते हैं तो उनकी बातें सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन बहुत मंजे हुए तरीके से खेल रहे हैं, या ये कहें कि वो समझते हैं कि उनको कहां क्या बोलना है इसलिए वो चुप हैं, वरना अंदर तो उनके भी बहुत कुछ भरा हुआ है। देखिए पारुल जी, अभी आपने मेरे साथी प्रवक्ता से बिल्कुल सही सवाल पूछा कि क्या आलोक संजर उपयुक्त कैंडिडेट नहीं थे। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, केडर बेस पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा हिंदू नेता नहीं ला पाई कि जिसको वो भोपाल संसदीय सीट से माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ लड़ा सके, है ना। दिग्विजय सिंह आरोपों का जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक कुशल राजनेता हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा
कि वो 1.5 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं का चाल चरित्र है दोहरा। अभी 25 दिन हुए कुल मिला के दिग्विजय सिंह जी को कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही साध्वी प्रज्ञा को भोपाल का प्रत्याशी बनाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता का चाल और चरित्र उजागर होता है। ये एक खोखले हिंदुत्व के नाम पर पूरे भोपाल के माध्यम से पूरे देश में वोटों का ध्रुवीकरण करने की इनकी मंशा है। इतनी संकीर्ण मानसिकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है या आतंकवादियों के लिए लड़ रही है या आतंकवादियों के लिए लड़ रही है, ये निश्चय ही चिंतन का विषय है। आलोक संजर के आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी किस ओर लेके जा रही है? सवाल सुन लीजिए पहले जी। काम हुआ नहीं हुआ भोपाल में? आलोक संजर जी ने काम किया नहीं किया? मेरा कांग्रेस से सवाल है, क्या लगता है? नहीं, अगर पारुल जी आलोक संजर जी ने कोई काम किया होता तो निश्चित रूप से उनको रिपीट किया जाना चाहिए था। उनको टिकट मिलता, हाँ, उनको टिकट मिलता। तो आपको इतना बड़ा कैंडिडेट उतारने की जरूरत क्यों? हाँ, बहुत बड़ी जीत से वो जीते थे पिछला चुनाव, उनको बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता। एक्चुअली पारुल जी, देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको शांत रह के धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए दूसरे की भी बात। आप बोल चुके अपने समय पे, आप अपने समय में बोल चुके। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में सत्ता का वो किया था अभिवादन, तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक सांसद को हर अपने संसदीय क्षेत्र को गोद लेने का एक आदेश जारी किया था। वो 100 गांव आज तक 100 सांसदों की गोद में है। किसी भी प्रकार का कोई विकास आलोक संजर जी ने भोपाल के संसदीय क्षेत्र में नहीं किया है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कल अपना एक डॉक्यूमेंट विजन रखा है, उन्होंने भोपाल के मतदाताओं को आश्वस्त किया है। काम पर वोट करती है या आपको लगता है हिंदुत्व पर वोट करती है, एक पर्टिकुलर फेस पर वोट करती है? तो आपको लगा कि ये सारी चीजें आपके मिक्सचर जो है दिग्विजय सिंह साहब उनमें दिखाई दे रही है, इसलिए आपने उन्हें इस सीट से उतार दिया? या फिर ये कि बीजेपी का गढ़ इस बार भेदने की पूरी तैयारी थी, इससे अच्छा सबसे बड़ा कैंडिडेट यहाँ पर उतारा जाए, या फिर अंदर से कोई और रणनीति थी? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पारुल जी, जैसे माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि 30 साल से हम भोपाल की संसदीय सीट का जीत नहीं जीत पाए, तो उसको जीतने की मंशा रखते हुए वो सभी की कोशिश होती है, जो आपकी भी मंशा होगी। ठीक है, सूर्यकांत सर, ये जो शांति आज देखी गई है नामांकन फॉर्म भरने के दौरान, मौन व्रत रखा था साध्वी ने, लेकिन अंततः मौन व्रत तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मुहूर्त था और जो मुझे कहा गया जो ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा, वो उन्होंने किया। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है भोपाल की राजधानी की, कि ये जो शांति है वो तूफान से पहले की शांति है। कल एक तूफान भी दिखाई देगा, बयानबाजियां भी कल खूब होंगी। देखिए पारुल जी, चूंकि वो जिस समुदाय से आती हैं वो साधु और संत समाज से आती हैं जी, और सनातन धर्म में साधु और संत कई बार मौन व्रत भी धारण करते हैं, भजन पूजन भी करते हैं, और उसी तारतम्य में उन्होंने मुहूर्त के हिसाब से आज नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने 11 पंडितों को भी बुलाया था। पंडितों की सलाह पे शायद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। और चूंकि हिंदू परंपरा में या सनातनी परंपरा में माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसको अंदर से आत्मिक बल मिलता है। हो सकता है इसी लिहाज से उन्होंने किया हो या इसके पीछे कोई अनुष्ठान रहा हो, जो तो वही बता सकती हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि उन्होंने जो मौन व्रत किया है वो इस तरह की साधना करती रही होंगी पहले, और सन्यासी परंपरा में यह सामान्य बात है। अब रही बात उनकी, आज जो मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा है, उसके बाद वो कल पूरे तैयारी के साथ नामांकन फॉर्म भरने जाएंगी। उनके साथ उनके दल के नेता होंगे, बड़े चेहरे होंगे, और उसको अपना शक्ति प्रदर्शन भी कह सकती है कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बिल्कुल, तो एक शक्ति प्रदर्शन कल हम देख पाएंगे। बीजेपी का भी, जहां साध्वी प्रज्ञा अपना बी फॉर्म भी दाखिल करने जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही है फर्स्ट फ्लोर तक जाने में, तो कलेक्टर आके उनका नीचे ही उनका फॉर्म ले ले। बहरहाल आगे बढ़ जाती हूँ। सुमित ओरछा जी, अभी हमने रजनीश जी को भी सुना, वो कह रहे हैं मुद्दे कई हैं, अनुपात कम ज्यादा हो सकता है। तो मुद्दे कई सारे हैं आपके पास, जिन पर आपके कोई भी जो नेता है बीजेपी के, अन्य वरिष्ठ जन हैं, अमित शाह साहब भी दहाड़ते हैं तो वो ये भोपाल की ही बात करते हैं। इंपॉर्टेंट तो है भोपाल आपके लिए, लेकिन मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट हैं और विकास और जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? जनता तो वही है, वोट तो आपको वही देगी, और अगर किसी को नकारती है तो वही जनता नकारती है। मैंने पूर्व में भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा जी हिंदुत्व का चेहरा अगर आप मान रहे हैं उनको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकास की बात नहीं कर रही हैं।
वो अपना विकास का एक बड़ा जो प्रपत्र है, उनका जो उनकी जो सोच है और जो पार्टी की सोच है वो लेकर के वो सामने आएंगी और जनता के सामने हम विकास प्लस सुरक्षा और इस देश में किन लोगों किस तरह से कुठाराघात हुए हैं और कैसे एक बेटी को प्रताड़ित किया गया है, कैसे टॉर्चर किया गया है अपनी बात को एक थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, और उसके मुख्य षड्यंत्रकारी दिग्विजय सिंह थे जो सामने पकड़े गए कहते हुए कि उन्होंने हेमंत करकरे से सुबह कहा। आप बीच में मत बोलिए, मैं मेरे पास प्रूफ है, आप लोगों को मिलेगा। हेमंत करकरे जी के मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए, आप समय पर बोलिए। 2008 में शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में उनको गिरफ्तार किया। अब ये 2010 में एक एक करके बात करेंगे, मैं भी नहीं समझ पाऊंगी और फिर प्रश्न करने में मुझे तकलीफ होगी। एक एक करके बात कीजिएगा प्लीज। अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था प्रज्ञा भारती की आपत्ति आप के अपने समय ऊपर पर बोलिएगा, उनको प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, अभी भी वही बात आ रही है, संज्ञान लिया है उस मामले में, विवादित ढांचे के बारे में संज्ञान लिया है। इसने क्लीन चिट दी थी Calm down, sir. हमारी सरकार वो सरकार नहीं है प्रज्ञा भारती को नहीं पाएगा। आईटी डिपार्टमेंट अगर तो ये झूठ भ्रष्टाचार फैलाने का काम, हमारी पुलिस झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सब कर रहे हैं। और इनको आज तो हमारी सरकार 2019 में प्रज्ञा भारती के जख्म क्यों दिख रहे हैं? ये 9 साल से क्यों शांत थे? इसलिए दिख रहा है 9 साल से प्रज्ञा भारती को शिवराज सिंह की सरकार ने जब जेल भेजा था 2008 में, एक एक करके बात कीजिएगा, आरोप बड़े लग रहे हैं। 2011 में शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनसे हिसाब होगा। और मध्य प्रदेश ठीक है, समय ले लिया आप लोगों ने, समय ले लिया आप लोगों ने चिल्लाने में, चीखने में। काम डाउन नाउ सर, प्लीज काम डाउन सर, काम डाउन। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, सर कि आपकी ऑडियो डाउन कराऊं? ये डेकोरम नहीं होता है डिबेट का सर, ना आप समझ पाएंगे ना हमारे दर्शक समझ पाएंगे। चिल्लाने से वोट मिल जाते हैं क्या आप लोगों को? ये चिल्लाने से वोट मिलते हैं क्या? आरपी सिंह सरकार चला रहे थे, ये ऐसे चैनल में बैठ के डिबेट के समय पर चीखने चिल्लाने से वोट मिल जाते हैं। जिसको अमित शाह ने गले से लगाया, मोदी जी ने मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह दोहरा चरित्र देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। बार बार 5 साल से निरंतर झूठ बोल रहे हैं। आपके बीच में एक मेहमान बैठे हुए हैं, कृपया उनका रिस्पेक्ट कीजिए। मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। ठीक है सर, ओरछा जी काम डाउन। नरेंद्र मोदी अभी तक 5 साल में एक सेकंड, अयोध्या क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी अयोध्या क्यों नहीं गए? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही सर, दोनों की आवाज समझ में नहीं आ रही। आप लगता है एक दूसरे के लिए बैठे हुए स्टूडियो में। अभी तक अयोध्या क्यों नहीं गए? तरीका नहीं है सर, ये तरीका गलत है आप लोगों का। हमारे समय चुप हो जाइए, तो नहीं सुनेंगे। ठीक है, अभी आपके पास भी लौटूंगी सर, चुप हो जाइए अब। सूर्यकांत सर, ये जो आज हम सुन रहे हैं कि पहले शिवराज सरकार के समय भी बहुत कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी, आज वो तस्वीरें बदली हुई दिखाई दे रही हैं। आज उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार था जब कहीं ना कहीं जब वो उन पर कार्रवाई हुई थी तो उसमें शिवराज सरकार के समय की ही बात है। तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, पुरानी तस्वीरों को आप धुंधला कर सकते हैं लेकिन भुला नहीं सकते जो आज पर हावी हो रही हैं। लेकिन उनको हावी होने के लिए मुझे लगता है बयानबाजियां ही कहीं ना कहीं हिंट दे रही हैं या फिर उनकी जो लॉक में जो चीजें पड़ी हुई उनका ताला खोलने का काम कर रही हैं। दिग्विजय सिंह साहब के बारे में भी बहुत कुछ है भूत के काल में, लेकिन उसे वो निकाल नहीं रहे, उसकी चाबी वो किसी को दे नहीं रहे। बहुत स्मार्ट गेम। देखिए, अपने यहाँ संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में जब राष्ट्रीय कोई जांच एजेंसी कोई निर्देश देती है तो उसके अनुसार काम राज्य की पुलिस हो, राज्य का शासन हो, राज्य का प्रशासन हो, उसे करना पड़ता है। क्योंकि उस समय एनआईए जांच कर रही थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और सूबे के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान थे। तो स्वाभाविक रूप से जिस हिसाब से एनआईए के निर्देश उन्हें मिले, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन्हें निर्देश दिए, उनकी पुलिस ने उस मामले में आगे की कार्रवाई की। तो यह तो एक संघीय व्यवस्था है और सरकार किसी की भी हो, राज्य में अगर केंद्रीय जांच एजेंसी करती है तो संघीय ढांचे के अनुसार जो नियम है, परंपरा है, उसका पालन करते हुए राज्य सरकार को कदम उठाने ही पड़ते हैं जी। अब रही बात दूसरी, तो वर्तमान में राजनीति के क्षेत्र में कम से कम मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसा कोई दूसरा राजनीतिक चाणक्य नहीं है। ऐसी बातें होती ही क्यों हैं ओरछा साहब कि एफआईआर दर्ज करने तक की नौबत आ जाए? आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में साध्वी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहिएगा? देखिए साध्वी जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ऑडियो दीजिए ओरछा जी का। बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं मैं जी कि साध्वी जी एक मजी हुई राजनेता नहीं है। वो तो समाज छात्र राजनीति के बाद
सामाजिक कामों में, धर्म के कामों तो में फिर आपको लगी हुई लगता है थी। जब मंझी हुई उनको राजनेता नहीं है तो इतने दिग्गज और इतने अच्छे राजनेता के सामने इसीलिए दिया है, एक सोच फूक कर वो इसीलिए कदम दिया रख रहे हैं है। अभी भी उनके साथ उनके अन्याय सामने हुआ मुकाबला है। कर आपको लेंगे। नहीं लगता क्या उनको न्याय मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता क्या? चुनावी समय में कौन और कौन उनको न्याय देगा? दिलाने, कोर्ट या फिर उन्होंने जनता? न्याय के लिए एक अवसर मांगा, चूंकि वो हमारे वैचारिक परिवार से हैं और हमने पहली बार वैचारिक अपने जो हमारा विचार परिवार है उससे पहली बार टिकट नहीं दिया। हम विचार परिवार से अनेकानेक बीडी शर्मा जी भी उन्हीं के समकालीन ये नेता हैं। जरूरत क्यों आप महसूस बीडी हो रही शर्मा है? जी को तो प्रश्न नहीं ओछा पूछ जी, रहे ये हैं। जरूरत बीडी शर्मा क्यों जी को भी महसूस हमने हो रही टिकट दिया है। हमारे परिवार में, विचार परिवार में लोगों जो काम करते हैं उनको हम टिकट देते रहते हैं। उन्होंने मांगा, चूंकि दिग्विजय सिंह जी मैदान में थे, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ उन्होंने टिकट मांगा मांगा, तो उमा उन्होंने भारती भोपाल जी से ने भी टिकट था। नहीं मांगा। उमा और भारती हम जी लोग ने ये भी कहीं ना मानते कहीं हैं, इशारों-इशारों में पार्टी ने ये माना कि वास्तव में साध्वी प्रज्ञा जी के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ और उनका एक बार बदला लेने के लिए उन्हें अवसर मिलना चाहिए। विकास के महापुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और साध्वी प्रज्ञा जी जीत करके उनका सहयोग करेंगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला होना चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए, इतना समय बाद न्याय और अन्याय की बात हो रही है, अच्छी बात है। इसका अवसर दिग्विजय सिंह जी ने अभी दिया, ठीक है, इस कारण से। और मैं सूर्यकांत जी भाई साहब इतने समय तक क्या दिग्विजय सिंह साहब साध्वी प्रज्ञा को पहचानते नहीं थे? हम लोग वैसे लोग नहीं है कि केंद्र सरकार का छापा पड़े आईटी डिपार्टमेंट का तो हम अपनी पुलिस को उनके खिलाफ खड़ा कर दें। मुद्दे पर आइए, क्यों जरूरत महसूस हो रही है साध्वी को कि वो आज अपना दर्द बयां करें, आज वो बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें, आज वो हेमंत करकरे के बारे में बात करें? चुनावी समय में क्यों जरूरत महसूस हो रही है उन्हें? उनके साथ अन्याय हुआ है और उसके जख्म उनके अंदर पल रहे हैं। तो इससे पहले रोक कर रखा हुआ था किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? वो पल रहा था उनके हृदय में। 2017 में उनको जमानत हुई है और 2017 में 4 नार्को टेस्ट हुए। माइलेज, ये जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कवायद नहीं तो और क्या? टेस्ट में दीदी पकड़, आदमी का मानसिक संतुलन और उनकी शारीरिक अवस्था देखिए, कितना दर्द और यातना में उन्होंने झेला है, उनका शरीर बयान करता है। उनकी पीड़ा को समझिए, उस पीड़ा में दिए गए बयान है। हम उनसे सहमति असहमति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी अवस्था को अगर आप समझेंगे तो शायद उनके कहे हुए बयानों के भावार्थ आप समझ जाएं। मैं उनके साथ कहीं ना कहीं मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ, ठीक है, एक महिला होने के नाते। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इस दर्द से, इस पीड़ा से जनता वोट दे देगी? क्योंकि आरोप जनता के ऊपर होता, आरोप जनता के ऊपर था, पूरे देश के ऊपर था। अगर भगवा आतंकवाद कलंकित हो जाता, आप समझिए इस बात को, अगर भगवा आतंकवाद इस देश में प्रमाणित हो जाता, जो थ्योरी रची गई थी पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान को टेरर मुल्क पूरी दुनिया मानती है, आज अगर भगवा आतंकवाद इस देश के अंदर हो जाता तो जिस दृष्टि से पाकिस्तान को दुनिया देखती है उसी दृष्टि से हिंदुस्तान को देखती, और उसका प्रतिकार किया है साध्वी प्रज्ञा ने, इसलिए जनता उनके साथ न्याय करेगी। ठीक है, योगेश गुप्ता जी। मैडम क्या पूछा आपने? गुप्ता जी कहिए। हाँ मैडम, देखिए, ये जो अभी इनको साध्वी जी के दर्द का एहसास जो हो रहा है ना, वो 9 साल बाद हो रहा है इनको, 9-10 साल बाद। अभी 9-10 साल से ये सब लोग शांत थे। और रही बात, इन्होंने न्याय के लिए साध्वी आई है, तो न्याय के लिए हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय है, जांच एजेंसियां हैं, और अगर लोकतंत्र के महापर्व में अगर ये न्याय लेने आई हैं तो वो भी न्याय यहाँ की भोपाल की जनता अवश्य करेगी इनके साथ, वो भी जरूर करेगी। लेकिन भोपाल की जनता अपने मत का प्रयोग किससे कहानियों के ऊपर नहीं करने वाली है। भोपाल की जनता को यहाँ विकास चाहिए, जो 30 वर्षों से रुका पड़ा था। 15 साल की जो शिवराज सिंह की सरकार थी, भगवा आतंकवाद, इसके आरोप लग रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब पर कि उन्होंने इन शब्दों को जन्म दिया, तो उस पर वो चुप्पी क्यों साधे हुए? नहीं, देखिए, क्यों नहीं जवाब देते वो कि उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? उस समय भगवा आतंकवाद दिग्विजय सिंह जी ने कभी नहीं बोला। भगवा आतंकवाद का प्रयोग सबसे पहले आरपी सिंह जी ने किया था, जिसको अमित शाह जी ने अपनी पार्टी में लिया, उसको गले लगाया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया। किताब लेकर एक फोटो खिंचाना, और वो किताब किस चीज से जुड़ी हुई थी ये भी आप सभी को पता है, उस पर क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ रहे वो? नहीं, देखिए पारुल जी, ये सब जो भगवा आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम और वोटों का पोलराइजेशन करने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, उससे मतदाता हमारा प्रभावित नहीं होने वाला है। ये पिछले 40 सालों से इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है। पहले इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांगा, फिर हिंदू मुस्लिम के, फिर SC ST और एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर, और अभी ये हिंदू को हिंदू में विभाजित करने का काम कर रहे हैं। उन पर जो आरोप लगते हैं, क्या उस पर सफाई देना ठीक नहीं है? वरना जनता तो एक तरफा ही बात समझेगी। नहीं, जनता को इससे क्या लेना देना? जनता तो विकास के मुद्दे पे समय लिमिटेड है, मैं उन्हें भी मौका देना चाहती हूं। विकास के मुद्दे पे फोकस करेगी। ठीक, प्लीज सर, प्लीज, समय लिमिटेड है। सूर्यकांत सर जी, क्या लगता है आपको, नेताओं को स्टैंड लेना चाहिए? वो जिन आरोपों से गुजर रहे हैं उन पर सफाई तो दे कम से कम। साध्वी प्रज्ञा पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर तो FIR तक की बात हो गई है, आचार संहिता के उल्लंघन की बाबरी मस्जिद के मामले में जो उन्होंने कहा था,
तो कहीं ना कहीं वो अपना मुंहफट है, लेकिन वो बात कर रही हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह साहब बचते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे मीडिया पूछती है तो नो कमेंट कहकर वो आगे निकल जाते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ऐसे राजनेता हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में चाणक्य के रूप में, राजनीति के चाणक्य के रूप में देखा जाता है। और चूंकि उन्हें चुनाव लड़ना था, इसकी तैयारी उन्होंने 2 साल पहले से कर दी थी। वो अपने बयानों से वो हमेशा चर्चित में रहे हैं और उनके जितने भी बयान आते थे वो बयान या तो हिंदुत्व विरोधी होते थे या भगवा के विरोध में होते थे। तो उन्होंने इसी लक्ष्य को लेकर 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। और जो माना जा रहा है कि नर्मदा परिक्रमा उन्होंने की थी, वो इसी की तैयारी के स्वरूप में की थी। और आप देखिए, जब से वो चुनाव में आए हैं, जब से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से वो अपनी रणनीति के तहत विवादास्पद मामलों से है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी को एज मिल रहा है कि वो चुप क्यों है? नहीं, इसीलिए भाजपा हमलावर है और भाजपा जानती है कि एक भी उनके आरोपों का जवाब दिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, जिसका फायदा उठाया जा सकता है खासतौर पे चुनाव पे। और दिग्विजय सिंह जी उतने ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो चुनाव होने तक कभी भी किसी विवादास्पद मामले में ना तो बोलेंगे और ना ही उस मामले को आगे बढ़ने देने का मौका देंगे, खासतौर पे भाजपा को। बिल्कुल, तो बीजेपी की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह काफी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और उस चाबी की वो भनक भी नहीं पड़ने देना चाहते, जिस चाबी से उनके पुरानी बातों का ताला खुल सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की फिलहाल हम बात कर रहे थे, जहां भोपाल सीट बहुत दिनों से चर्चाओं में चल रही है और वो बहुत दिन तब शुरू हुए जब साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम अनाउंस हुआ। इससे पहले दिग्विजय सिंह साहब का जब नाम अनाउंस हुआ था तो कहा यही जा रहा था कि कोई टक्कर देने वाला ही कैंडिडेट बीजेपी यहां से उतारेगी, लेकिन किसी को ख्याल गुमान में नहीं था कि प्रज्ञा सिंह वो कैंडिडेट होंगी। लेकिन जब उनका नाम चर्चाओं में आने लगा तो बाजार भी खबरों का गर्म हुआ और कयास ये लगाए जाने लगे कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही क्यों। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही क्यों। भले ही रणनीति कुछ भी हो, जनता समझदार है, समझ रही है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उधर देखिए, दिग्विजय सिंह साहब भी बड़ी समझदारी से गेम प्ले कर रहे हैं। वो चाबी हासिल ही नहीं होने देना चाहते जिससे उनकी पुरानी बातों का ताला खुल जाए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, 26/11 की वो किताब जो वो हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे, अब उस बारे में वो कोई भी बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक गलत कमेंट ये खबरों के बाजार को उनकी तरफ कहीं ना कहीं मोड़ सकता है। इसी के साथ हस्तक्षेप में फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहें अनादि टीवी।